हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज से हम लोग जेएसओ के लिए जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर क्लासिफिकेशन, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसके अलावा एग्जाम में और कुछ आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें इतने अच्छे तरीके से समझ आएँ कि बाद में दोबारा लेक्चर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो शुरुआत में करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीज़ों को जान लेते हैं, क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, शुरुआत में जो ये अपनी सब्जेक्ट है, डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये है सूचना के जो कलेक्शन में, क्लासिफिकेशन में और प्रेजेंटेशन में सहायता करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज़ क्या है इसका। तो जो बहुत बड़े डाटा होते हैं उनको ये सिंप्लीफाई करके जो कोई सामने वाला है उसको पढ़ने के योग्य बनाती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मतलब ईजी वे में कर देती है चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, हम लोगों को पता नहीं कि भाई कैसे क्या है। तो इसकी वजह से हम लोगों को ईजी पड़ती है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कलेक्शन करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, शायद 10 या 20 मिनट की एक वीडियो होगी। उसके बाद में 10 मिनट की कलेक्शन में ले लेंगे, 10 मिनट की क्लासिफिकेशन में और 10 मिनट की प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब थोड़े टर्म्स हैं जिनको जान लेते हैं। डाटा, डाटा जो होती है, अपन जो इसमें बात करते हैं सांख्यिकी में, सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में इसको, स्टेटिक्स को। तो इसमें हम जो बात करते हैं, तो इसमें हम क्वांटिटी वाले डाटा की बात करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी, जैसे कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी को बात करते हैं, क्वालिटी पे कोई बात नहीं करते। अगर क्वालिटी में, अगर जैसे अपन को दे रखी है इसकी, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, तो उस चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमको दे रखा है कि इसका आईक्यू लेवल, मतलब उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो उसको भी हम स्टेटिक्स में ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे दे रखा है नॉर्मल कि भाई वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कम इंटेलिजेंट है, तो वो चीज़ें इसमें नहीं होगी। अगर जब तक हमको इसमें क्वांटिटी या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे, तब तक चीज़ें नहीं चलती है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो उसको। डाटा इज साइंटिफिक स्टेटिस्टिक्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ये जब होगी एक्सप्रेस जब न्यूमेरिकली दिया हो। ठीक है, अब है डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वे के लिए। ठीक है, डाटा कलेक्शन दो प्रकार से करते हैं हम लोग। ठीक है, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। तो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे एक क्वेश्चन बन सकता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होती है, मान लो आप हो, जेएसओ बन गए आप। ठीक है, आपको भेज दिया किसी गांव में। अगर आप किसी व्यक्ति से वो डाटा खुद से लेके आते हो, या फिर कैसे भी आप लेके आते हो, मतलब आप जाते हो और उससे लेके आते हो डाटा, तो वो हो गई प्राथमिक, मतलब उसमें कोई बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, आप दोनों हो। ठीक है, लेकिन वही डाटा अगर आपने किसी अखबार से ले लिया, या फिर किसी पुरानी किताबों से ले लिया, नोटबुक वगैरह से, आपने कुछ नहीं किया, खुद नहीं गए, बस नोटबुक में हाँ ये डाटा दे रखा था, बस वो डाटा उठा के ले लिया आपने, तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी में जो शोध करता है वो खुद जाता है, सेकेंडरी में वो डाटा कहीं से लेता है। ठीक है, तो यही चीजें लिखी हुई है कि कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, मतलब प्रथम रूप से। फर्स्ट हैंड का मतलब आप समझ रहे हो, वो देर पर्पज। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सोशियो इकोनॉमिक्स का डाटा लेना बीबीए फर्स्ट स्टूडेंट से, तो खुद जाके लेंगे तो ठीक है ना। अगर किसी किसी जैसे कोई टीचर ने पहले से ले रखा है, तो अगर उससे टीचर से हम लोग लेंगे तो वो सेकंड डाटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग खुद एक एक बच्चे के पास जाके लेंगे, उनसे डाटा लेंगे, उनका नाम क्या है, सब कुछ क्या है, तो वो प्राइमरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग डाटा कलेक्टेड बाय अदर्स, मतलब किसी और के द्वारा कलेक्ट किया हुआ डाटा हम लोग उनसे ले रहे हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग डाटा है, उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इंडियन रेलवे डाटा पब्लिश्ड एनुअली बाय द रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड हो गई, वो हर साल अपना एक डाटा निकालती है, तो वो एनुअली निकालती है। ठीक है, वो वहां से अगर हम डाटा लेते हैं तो वो सेकंड डाटा हो गया। ठीक है, और मैं अच्छे से समझाता हूँ इनको, क्या चीजें हैं देखो। अगर डिफरेंस देखना है हमको, डिफरेंस क्या क्या है इनमें बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा ये हो गया, सेकेंडरी डाटा ये हो गया। सबसे पहले देखते हैं ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी है ना। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा होते हैं वो होते हैं ओरिजिनल और रॉ मटेरियल होते हैं, मतलब ठीक है, ओरिजिनल और रॉ मटेरियल होते हैं प्राइमरी डाटा। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होते हैं वो होते हैं प्री एग्जिस्टिंग एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइमरी डाटा में हमने बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे ये भी, जो भी हम किसी स्टूडेंट के पास गए तो हम अपनी इच्छा अनुसार चीजें ले सकते हैं। ठीक है, और बाद में वो होते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, लेकिन हम उनको अरेंज करके बाद में एक कहीं से अरेंज करा हुआ है फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं हम सेकंड डाटा। ठीक है, की सूटेबिलिटी देखते थे,
ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टडी ऑब्जेक्टिव। जैसे हम बच्चे के पास डायरेक्ट गए तो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टडी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, मे नीड एडजस्टमेंट फॉर द करंट स्टडी। इसमें जैसे बच्चों के पास हमको जो जरूरत थी वो ले लिया हमने, लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो अपन ने इसमें पहले से जो डाटा दे रखा टीचर ने, उसने उनका एक ग्रुप नहीं ले रखा, ब्लड ग्रुप, तो हमको भी वो चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप दोबारा जाकर लेना पड़ेगा। तो इसमें एक फिक्स चीजें होती हैं, हमको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तीसरी चीज आती है कॉस्ट। कॉस्ट तो साफ सी बात है कि कोई जेएसओ जा रहा है, ठीक है, गांव गांव जा रहा है, तो भाई उसका खर्चा आएगा, उसका रहने का खर्चा आएगा और चीजों का खर्चा आएगा, तो वो एक्सपेंसिव बन जाती है वो चीजें, टाइम भी ज्यादा लगता है, एफर्ट भी ज्यादा लगता है, मनी भी ज्यादा लगता है, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा होता है उसको कलेक्ट करना थोड़ा ये कॉस्टली होता है, ठीक है। लेकिन सेकंड डाटा है भाई, अखबार में आ गया या फिर किसी नोटबुक में आया है, वहां से उठाया हम लोगों ने, तो वो तो सस्ता ही पड़ेगा ना, वहां हमारा जा ही क्या रहा है, ठीक है। वो को आएगी 5 रुपए की, आएगी 10 रुपए की, आएगी कुछ, ठीक है। मोबाइल में देखते डाटा जाता है, 10 रुपए का डाटा जाता है बस। तो ये लेस कॉस्टली है, ठीक है, और बहुत अवेलेबल रहता है, ठीक है। ऐसे अब कलेक्टिंग डाटा, ठीक है, हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं मेथड्स। मेथड्स समझते हैं कलेक्टिंग डाटा के। सबसे पहला है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा के 5 हैं। पहले आप कौन कौन से हैं वो चीजें देख लो, उसके बाद हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। नॉर्मल बस ये है कि आप मेरी चीजों को समझना, आपको दोबारा नोट्स बनाने की या फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप चाहो तो स्पीड को 1.5x पे देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नाम याद रख लेना, मैं अभी बताता हूँ चीजें, ठीक है। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तीसरा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ठीक है। चौथा है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, ओके। और पांचवा है शेड्यूल्स फिल्ड थ्रू न्यूमेरेटर्स, ओके। ये तो हो गए प्राइमरी डाटा के। अब दूसरा है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के सिर्फ 2 हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, ठीक है। तो ये चीज आपने पढ़ ली है, प्राइमरी के और सेकेंडरी के। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी फिलहाल प्राइमरी के कौन कौन से, सबको कवर कर लेते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये चीजें आप छोड़ दो, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखो। हम गए भाई, डायरेक्ट गए, जेएसओ हैं हम, जेएसओ बन चुके हैं हम डायरेक्ट गए इंसान के पास में, ठीक है। उससे पूछा हमने, भाई क्या रहता है, कहाँ का है तू, क्या नाम है तुम्हारा, सब कुछ पूछा उनसे, ठीक है। तो उन्होंने हमको बताया कि भाई मैं ऐसा है, मेरा नाम ये है, मेरी फैमिली में इतने बच्चे हैं। तो उन्होंने जो चीजें बताई है वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, हमने डायरेक्ट जाकर पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें क्या फायदा है इसका, मेरिट्स क्या है इसकी, एक्यूरेट होता है, ओरिजिनल होता है डाटा, और रिलायबल होता है क्योंकि हम ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी डिमेरिट्स क्या है भाई, एक एक के पास जाके हम पूछ नहीं सकते, तो कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, लिमिटेड टू स्मॉल एरिया, ज्यादा बड़े में तो नहीं कर सकते, एक जीएसओ कितने लोगों के पास जाएगा, वैसे तो जीएसओ अलॉट होते हैं, लेकिन फिर भी एक जीएसओ कितना कवर कर लेगा, तो लिमिटेड टू स्मॉल एरियाज होता है, ठीक है। पहला समझ में आ गया। मैं लास्ट में एक बार पांचों फिर से बता दूंगा, लेकिन अभी आप बस सुन लो, ठीक है। पहला हो गया डायरेक्ट, डायरेक्ट, ठीक है। अब दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल ओरल इन्वेस्टिगेशन, देखो, ठीक है। अब जेएसओ गया भाई किसी के पास में, अब पता चला कि वो तो मर चुका है, जाके जो इंसान था वो तो मर चुका है, ठीक है। अब वो इससे तो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा इसके आस पड़ोसी लोगों से कि भाई ये कौन था, क्या था, कैसे मरा, क्या था। इन्वेस्टिगेटर इसका ज्यादातर जो यूज होता है ना इस वाले मेथड का, इनडायरेक्ट वाले का, जैसे कभी मर्डर केस हो जाते हैं ना, तो उसमें ज्यादा यूज होता है इसका। तो उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस मरे हुए इंसान से तो पूछेंगे नहीं चीजों को, आसपास के लोगों से पूछेंगे, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। डाटा कलेक्टेड ओरली फ्रॉम थर्ड पार्टी विटनेसेस, ठीक है। इसकी मेरिट क्या है, ये वाइडर कवरेज रहता है, रेस्ट लेस कॉस्टली होता है, ठीक है। लेकिन इसकी डीमेरिट क्या है भाई, तुमने मान लो जिसने हत्या करी उसी से पूछ लिया, तो वो सही थोड़ी बता सकता है कभी, तो लेस एक्यूरेट होता है। और प्रोन टू विटनेस बायस, मान लो भाई घर के बचाने के लिए वो बायसनेस आ जाती है इसमें, ठीक है। आप समझ रहे होंगे चीजों को। अब आते हैं तीसरे पे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ठीक है। जैसे जेस हो गया, अब हर किसी के पास तो जा नहीं सकता, लेकिन उसने क्या, आसपास के किसी बंदे को पकड़ लिया, जो एजेंट होते हैं ना उनको पकड़ लिया। अब उनसे चीजें ले ली अपन ने, उनसे पूछ रहे भाई इस गांव में कितने लोग रहते हैं, उनसे डाटा पूछ ले बजाय उनके एक एक के पास जाने से, ठीक है। तो वो बताएगा चीजें, तो क्या होता है, लोकल एजेंट करस्पॉन्डेंस कलेक्टिंग एंड सेंड डाटा, ठीक है। कि मेरिट्स क्या है, कि मेरिट से भाई इकोनॉमिकल होता है, हर एक के पास जाओगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन ये सस्ता पड़ जाता है। और कंटिन्यूअस डाटा फ्लो, कंटिन्यूअस डाटा फ्लो इसकी मेरिट्स हो गई। लेकिन डीमेरिट्स क्या है इसकी, लेस यूनिफॉर्म एंड ओरिजिनल। भाई अब मान लो किसी को अपन हायर कर लिया, अब वो सो गया जाके, और जब हमने पूछा भाई कैसे कैसे, तो उसने तुक्के मार दिए, तो ये इसमें लेस यूनिफॉर्म एंड ओरिजिनल होने का खतरा रहता है, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, देखो और पहले ये बताओ आपको समझ में आई है ना चीजें। पहला होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट बंदे के पास गए। दूसरा होता है ओरली,
भाई कोई मर गया, उससे तो पूछेंगे नहीं, तीसरे वाले से पूछेंगे। अब तीसरा होता है अपना जो आसपास के लोग होते हैं उनसे पूछना, ठीक है। अब चौथा आ जाता है अपना मेल्ड मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। जैसे अपन ने मेल कर दिया किसी को, मेल कर दिया, एक आती है ना फीडबैक टाइप का, अपन से पूछते हैं, काफी ऑलिव बोर्ड वाले पूछते हैं जहां पे आप मॉक देते हो, वहां पे फीडबैक के लिए देते हैं कि हाँ आपका सही है, यस नो, कुछ ऐसी चीजें लिख के रखते हैं, यस आपके बिजली आ रही है, यस नो आ रही है, हाँ ऐसे ना। तो जो एक मेल के थ्रू भेज दिया, उसमें कुछ फिक्स कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन है। तो वो एक तरीका हो सकता है, ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन सेंड टू इन्फॉर्मेंट्स विया वाया ईमेल। ओके, इसके मेरिट्स क्या है भाई, इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है, कवरेज है, वाइड एरिया, एक साथ आप बहुत लोगों को भेज सकते हो। डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेड टू एजुकेट, भाई अब अगर आप भेज दो, कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसको मेल कर दिया आपने, तो या तो देखेगा नहीं, उसको लगेगा भाई फेक है, क्या है, मैं कमेंट कर दूंगा फालतू, मेरे पैसे वैसे उड़ जाएंगे। तो वो डरते हैं चीजों से, तो सिर्फ एजुकेट जो लोग होते हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं, वो भी नहीं करते, ठीक है। तो इसकी यही दिक्कत है बस। और ये बायसनेस भी हो सकता है कि हाँ जल्दी जल्दी के चक्कर में, जैसे इनको ऐसा लगता है कि भाई सच में पता लग गया तो मैंने भेजा है, तो इसलिए वो बायस हो जाते हैं, वो सबको अच्छा अच्छा मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। और पांचवा शेड्यूल फिल्ड थ्रू न्यू मेटर्स। ये क्या होता है, ये होता है भाई जैसे ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग दे दी हमने किसी लोगों को कि आपको ऐसे सर्वे करना है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग जिसको दे दी ना, वो इसमें आ जाता है न्यूमेरेटर्स में, ठीक है। फिर वो जाके कलेक्ट करता है। जैसे हमको जेएसओ को ट्रेनिंग दे दी अच्छी खासी कि भाई ऐसे करना है, अपन को एक टैबलेट दे दिया, उसमें कुछ नहीं पहले से ही भर के दे रखी है, ठीक है, टैबलेट में दे रखी है। तो वो जाएंगे एक एक को डाटा कलेक्ट करते हैं, और सबसे अच्छा यही होता है, ठीक है। तो मेरिट्स क्या है इसकी, एक्यूरेट होता है, वाइड कवरेज होता है, पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है। वाइड कवरेज क्यों कर पाते हैं वो, क्योंकि भाई उनको ट्रेनिंग दे दी, वो ऐसे नहीं है कि एक इंसान पे टिक जाएंगे, वो जाके फटाफट चीजों को करके ले आएंगे, ठीक है। इसके डिमेरिट्स क्या है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, सैलरी देती है भाई सरकार खूब अच्छी वाली लेवल 6 की, तो एक्सपेंसिव तो उनको पड़ेगा ही, टाइम कंज्यूमिंग होता है। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट सर्विस। ओके, प्राइवेट वाले इतना नहीं उठा पाएंगे भाई, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए होते हैं चीजें, ठीक है, गवर्नमेंट की आती रहती हैं चीजें, तो गवर्नमेंट के जो होते हैं ना वो इसका यूज करते हैं 50 का। पढ़ लिया अपन ने, लोकल सोर्स पढ़ लिया, मेल्ड पढ़ लिया, शेड्यूल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो हमने इसमें पढ़ा था फोर्थ वाला क्वेश्चनरी, ये क्या होती है, इसकी थोड़ी बहुत विशेषताएं देख लो आप, है ना। नॉर्मल देख लो, एक लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसे नहीं आपने 50 क्वेश्चन भेज दिया, बंदा ही डर गया भाई क्या करूं नहीं करूं रिप्लाई, एक उनको काम का सा लगा, ठीक है, तो वो चीजें रिप्लाई नहीं करेगा वो। फोकस ऑन पर्पज, मतलब अच्छी चीजों को भेज देनी चाहिए कि हाँ हाँ इसकी जरूरत है, आप लोग इसका रिप्लाई कर दो। दूसरा, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई घुमा फिरा के नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि भाई शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन दे दिया उसका मूड फिर जाए, एक प्रॉपर ऑर्डर से चलना चाहिए, पहले धीरे 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 प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। चौथा, अवॉइड पर्सनल पर्सनल क्वेश्चन अवॉइड करने, ठीक है। पांचवा, प्री टेस्टिंग, मतलब एक, ये देखो पायलट पायलट सर्वे आता है ना, इसका इसका मतलब क्या होता है, जैसे अपन कोई, जैसे महिंद्रा है, महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो निकाल दी, तो ऐसे नहीं वो सीधा डायरेक्ट भाई बाजार में लौटा देगी, पहले कुछ हिस्से को उसको चलाने देगी, कुछ लोगों को हायर करेगी, भाई आप चला के देखिए क्या क्या कमियां हैं क्या क्या नहीं है, फिर वो बता पाएंगे कि हाँ सही है या नहीं, तो वो होते हैं पायलट। जो एक नॉर्मल, पहले इसको जो क्वेश्चनरी है इसको थोड़ा लोगों को सॉल्व करवाएंगे, अगर उनको लगा कि हाँ ठीक है कुछ एडजस्टमेंट करने तो कर देंगे, उसके बाद में भेज सकते हैं, तो वो होती है एक अच्छी क्वेश्चनरी की क्वालिटीज। ओके, सिक्स, क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग, क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए भैया, ऐसे फिल करना है, ऐसी चीजें होनी चाहिए। और सातवां है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न एंड कॉन्फिडेंसली अश्योरेंस। अब वो क्यों करेगा रिटर्न, उसको पहले तो भाई एश्योरिटी दे दो तुम्हारी, है ना, जो भी चीजें रहेंगी वो पर्सनल रहेंगी हमारे तक, हम किसी को जाके नहीं बताएंगे। तो वो रिक्वेस्ट, और उसको बोलेंगे रिक्वेस्ट करेंगे रिटर्न के लिए, आप रिटर्न में भेजो। काफी लोग होते हैं ना आलसी, वो देते नहीं है कि यार आती रहती है क्या करना है, ऐसे दुनिया भर की भेजते रहते हैं। एक तो बैंक वालों ने हालत खराब कर रखी है, इतना रिव्यू भेजते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं, तो इंसान गवर्नमेंट की चीजों को भी भूल जाता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, अपन को बस इसमें नॉर्मल पढ़ना है, ठीक है, अपने आएंगे चार चार ऑप्शन, उनमें से आप जब अगर पढ़ लोगे ना तो सब टिक कर दोगे, ठीक है, चार ऑप्शन आएंगे, टेंशन मत लो। अब देखो अपन आ जाते हैं सेकेंडरी डाटा पे। भाई सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इसमें जो है पहला है पब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे गवर्नमेंट हर साल एक, मान लो रेलवे वाले हर साल निकालते हैं, ठीक है, रेलवे का एग्जांपल ले लेते हैं, रेलवे वाले हर साल निकालते हैं, ठीक है, तो उनकी तो हर साल निकल रही है तो उन्होंने पब्लिश कर दी। लेकिन कुछ डाटा होता है जैसे, लेकिन कुछ डाटा जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट होता है डाटा जो सरकार निकालती नहीं है, मतलब, लेकिन हमको ये है कि खुद जाके वहां पे पूछना पड़ता है, भैया दे दो हमको ये डाटा की हमको जरूरत है, ठीक है। तो वो जो डाटा होते हैं वो अनपब्लिश्ड होते हैं, एक तो पब्लिश्ड होते हैं जो हर साल होते हैं, एक होते हैं अनपब्लिश्ड जो वहां पे जाके पता लगते हैं। लेकिन डाटा हमको दोनों तरीके से मिल रहा है, ठीक है, वहां जाके पता लग रहा है, वहां से लेके आ रहे हैं, तो है तो सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के दो सोर्स हैं, एक तो पब्लिश्ड, एक अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड में क्या जाता है,
ट्रेड एसोसिएशन रिपोर्ट, रिसर्च जर्नल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अनपब्लिश्ड में क्या जाता है, डाटा कलेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनल यूज। इंटरनल की यूज के लिए जो होते हैं ना, उनको डाटा को हर किसी को नहीं देते, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला, प्रिकॉशंस वाही यूजिंग सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में तो कोई दिक्कत नहीं आती, सेकेंडरी डाटा को जब यूज करते हैं तो उसमें प्रोकेशन वो प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं अपन को। क्या क्या रखने पड़ते हैं, तो भाई उसकी देख लो भाई आप, जो चेक द एबिलिटी ऑफ द डाटा कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसकी देख लो भाई एबिलिटी को, कि वो सही बनाती है नहीं बनाती है। उसके 2-4 साल पुराने भी डाटा देख लो कि हाँ भाई सही थे उसके। ऐसे नहीं कि तुम कहीं से भी उठा लो, किसी भी सोर्स से उठा लो, पता चले कि बिल्कुल ये लगा रही है, तो वो तो गलत है। और दूसरा, वेरीफाई कर लेना चाहिए अपन को मेथड्स वगैरह, टाइम कंडीशन एंड एक्यूरेसी। मान लो अपन ने सेकेंडरी डाटा उठा लिया किसी ट्रेड का, ठीक है, और वो ट्रेड था कोरोना के टाइम का। भाई कोरोना के टाइम पे तो वो नीचे जा रहा है, ठीक है, कोरोना के टाइम पे तो नीचे चलने लगा। हमने टाइम देखा ही नहीं कि 2000 कब का है, वो बता रहा है 2020 का है, भाई उस टाइम तो कोविड था। तो हम उसके हिसाब से नहीं कर सकते ना चीजों को। इसलिए हमको थोड़ा पहले डाटा को चीजें समझनी पड़ेगी, डाटा कब कौन से टाइम का है कौन से टाइम का नहीं है, सब कुछ वेरीफाई करके उसके बाद यूज करना है, ठीक है, सेकंड डाटा को। तो ये हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, थैंक यू। इसमें हमने पढ़ा है अभी कलेक्शन पढ़ लिया, ठीक है, कलेक्शन पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, कलेक्शन पढ़ लिया है, अब क्लासिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद में आपका ये चैप्टर खत्म कर देंगे प्रेजेंटेशन के बाद में, ठीक है। और उसके बाद में एक समरी की वीडियो अलग से डाल दूंगा मैं। तो ऐसे बस आप एक क्लास। हेलो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने कल कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ लिया था, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ओके। तो कलेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हम मेन जो चीज़ें थी दो थी, तो प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। के जो प्राइमरी डाटा के थे वो हमने मेथड्स पढ़ लिए थे, कौन कौन से थे, 5 मेथड थे, आपने आपको पता होगा। सेकेंडरी के 2 थे, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, ठीक है। प्राइमरी के 5 थे। आई होप आप लोगों को याद होंगे, अगर याद नहीं है तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये 5। पहला तो होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है ओरल, तीसरा होता है कोई लोकल के हिसाब से, चौथा होता है क्वेश्चनरी, ईमेल या वगैरह, ईमेल से क्वेश्चन भेज के कर लेते हैं। जो पांचवा जो है वो है न्यूमिनेटर्स, ओके, न्यूमिनेटर्स। तो 5 ये थे, 2 ये थे, बस यही चीज़ें थी। और हमने कंपैरिजन देख लिया था कैसे कैसे कंपैरिजन होता है प्राइमरी और उसमें क्या क्या फ़र्क है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ओके। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। ग्रुपिंग रिलेटेड डाटा इनटू क्लासेस बेस्ड ऑन ए कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे डेफिनेशन, हम डेफिनेशन से आपको शायद पता लग गया होगा, ठीक है। मान लो इसमें लड़के हैं, एक क्लास है, उसमें लड़के इतने हैं, लड़कियां इतनी हैं, ठीक है। तो हमने क्या, उनको करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया, लड़के 5 है, लड़कियां 5 है, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है तो हमने कर लिया कि भाई टोटल 10 है। लेकिन जो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया उनका कि 5 ये है 5 ये हैं, तो वो क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। 10 में से मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, ठीक है। तो वही होता है क्लासिफिकेशन। तो इसका क्या होता है, यूज क्या होता है, हेल्प्स इन कंपैरिजन एंड एनालिसिस, ओके। एनालिसिस में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे उसमें पढ़े थे हमने टाइप्स, इसमें भी पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मेन इसके हैं चार, चार है। एक तो है जोग्राफिकल, एक है क्रोनोलॉजिकल, एक है क्वालिटी क्वालिटी वाला, एक है क्वांटिटी वाला, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, क्वालिटी का कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अपन को क्वालिटी अगर नंबर्स में दे दी, मान लो ऐसे बोलते हैं ये बहुत दिमाग वाला है, तो भाई इसमें स्टैटिक डाटा का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर बोल दिया कि इसका आईक्यू लेवल है 120 से 110, तो वो यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, तो वो चीज़ें क्वालिटी में आ जाती है, ठीक है। अगर ऐसे बोल दिया बुद्धि है, सिर्फ बुद्धि मतलब इसकी क्या बोलते हैं, ये इतना इंटेलिजेंट है, इतना वो है, तो वो चीज़ें नहीं आएंगी क्वालिटी में, ठीक है। लेकिन उनका एक क्वांटिटी दे दी कि इतनी इतनी है उसकी, तो वो स्टैटिक में देख सकते हैं हम। चार हैं, चारों को एक एक करके पढ़ेंगे, बस इसमें ये चार ही हैं, और फिर वो चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि पहले से शुरू करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल, आपको पता है भाई ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम। मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है, तो इसमें क्या पढ़ते हैं भाई, इधर स्टेट में इतना वो है। तो इसमें जब किसी भी चीज़ का ज्योग्राफी के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाए कि यहाँ पे इतनी चीज़ें पैदावार होती है, इतनी पैदावार नहीं होती, तो वो चीज़ें ज्योग्राफी में आ जाती है। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के हिसाब से, कि 1961 से 1961 ये था,
कोई भी टाइम दे देना तो वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल आ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे क्वालिटी आ गई, तो भाई जब एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, क्वालिटीज दे रखी है, तो वहाँ पे क्वालिटी का हो जाता है, ठीक है। अब ऐसी क्वांटिटी है, लेकिन अगर अपन को दे रखा है भाई मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं, जैसे अपन को क्वालिटी दे दी, क्वांटिटी दे दी कि भाई इस क्लास में 5 है, ठीक है, इस क्लास में 10 लड़के हैं, तो वो क्वांटिटी दे दी ना, तो क्वांटिटी में आ जाएंगे, ठीक है। अब इनका देख लेते हैं जोग्राफिकल, जो मैंने लिखा हुआ है उसको पढ़ देते हैं। डाटा क्लासिफाइड बेस्ड ऑन लोकेशन और जोग्राफिकल डिफरेंसेस, लोकेशन के हिसाब से जो भी डाटा हो। आपसे आपसे जीएसओ में क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि भाई असम की जनसंख्या इतनी है, कौन से उसमें काउंट होगा, तो वो ज्योग्राफी में आ जाएगा। टाइम पूछ ले, इतने से इतने तक टाइम का वेरिएंट है, तो क्रोनोलॉजिकल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ राइस, पंजाब में, आंध्रा में, वो चीज़ें दे दे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल दे दे तो भाई मंथली रेनफॉल डाटा दे दिया, जनवरी फरवरी का, मतलब टाइम दे दिया, तो फिर इसमें आ जाएगा ये। और क्वालिटी में मतलब जेंडर के हिसाब से कर दिया अपन को, मेल फीमेल, लिटरेसी, लिटरेट, इनलिटरेट, तो उसमें क्वालिटी दे दी कि भाई वो पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है, ऐसे, ठीक है, तो वो क्वालिटी हो गई। लेकिन क्वांटिटी जहाँ दे दी, जैसे इनकम ग्रुप दे दिया अपन को 10, 0 से 10,000, 10,000, 1 से 20,000, या फिर हाइट रेंज दे दी 150 है, 160 है, जहाँ पे क्वांटिटी की बात होती है वो क्वांटिटी में आ गया, ठीक है। अब सबसे जो है डिफरेंस क्या है इसमें, क्वालिटी वाले में और क्वांटिटी में क्या है, ठीक है। ये है क्वालिटी वाला, ठीक है, बेस्ड ऑन नॉन मेजरेबल एट्रीब्यूट्स। इसमें जो जिनको मेजर नहीं कर सकते अपन, ठीक है, उन पे बेस्ड होता है ये, ठीक है। लेकिन ये होता है मेजरेबल करेक्टरिस्टिक पे, ये होता है, ठीक है। जैसे वेट को हम नाप सकते हैं, 50 किलो है, 60 किलो है, तो ये क्वांटिटी वाला हो गया। लेकिन लिटरेसी को नहीं नाप सकते ना, इलिटरेट को नहीं नाप सकते ना, एम्प्लॉयड को नहीं नाप सकते ना, अनएम्प्लॉयड को नहीं मांग सकते, तो ये चीज़ आ जाती है क्वालिटी में, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सिर्फ एक ही है, क्वांटिटी वाला, ठीक है। उसमें उनकी आप बस परिभाषाएं याद रख लो, डेफिनेशन याद रख लो, वो काफ़ी रहेगा, ठीक है। क्वांटिटी वाले में देखते हैं अपन वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इनके हिसाब से क्वांटिटी वाले को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो कंटिन्यूस वेरिएबल, एक है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कंटिन्यूस से आपको पता लग रहा है, देखो यहाँ पे 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, तो क्या है ये कंटिन्यूस है, पता लग रहा है ना कंटिन्यूस है। अगर यही आपको दे दे भाई 0 से 9, 10 से 20, 10 से 19 है ना, 30 से 29, 30 से 39, तो भाई ये कंटिन्यूस नहीं है ना, बीच का तो गया गायब हो गया, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ये हो जाता है डिस्क्रीट, ठीक है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे दिखाता हूं मैं, ठीक है, आगे। जैसे ये हो गया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब कैसे बांटते हैं, ठीक है। मान लो अपन को दे रखे हैं भाई, इस 0 से 10 तक है, मतलब 5 है मान ले फ्रीक्वेंसी, इधर 10 है, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 1 है, तो 0 से 10 तक टेलीमार्क से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। 5 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, और ये 5। 10 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 5 और 5 10 हो गए ना। 3 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2, सॉरी इसमें 1 है तो 1 है ना। तो ये चीज़ें हो गई हैं कि आपको आई होप ये चीज़ें आती होंगी। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या पढ़ा है इसमें। हमने पढ़े वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंटिन्यूस होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट। कंटिन्यूस कौन से होते हैं, जो 10 से 20, 20 से 30, 30 से कंटिन्यू है बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसे दे रखिए 0 से 9, 10 से 19, तो बीच में टूट गए ना, तो वो डिस्क्रीट हो गया, ठीक है। तो फिर इनको कैसे मेजर करते हैं, इनको करते हैं भाई टेलीमार्क से अपन गिनते हैं फ्रीक्वेंसी है कि कौन कितनी बार आ रहा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो बहुलक कहलाता है, वो आगे आएंगी चीज़ें, ठीक है। कंपोनेंट्स, तो इसमें इसके जो कंपोनेंट्स है ना स्टेबल के, वो क्या क्या है। एक तो इसके कंपोनेंट है भाई क्लास इंटरवल। ये 0 से 10 है ना, ये क्लास इंटरवल कहलाता है, ये वाला जो है इंटरवल कहलाता है। ये जो है टेलीमार्क्स जो मैंने आपको बताया, और ये है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आ रहा है। आप पढ़ सकते हो रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ वैल्यूज, मार्क्स यूज टू काउंटिंग, ओके, टोटल काउंट ऑफ अकरेंस इन ईच क्लास इंटरवल, ओके। अब क्लासिफाइंग डाटा बाई इंटरवल्स, हम जो है ना क्लासिफाइंग डाटा बाई इंटरवल्स, तो इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। हम जब डाटा को इंटरवल के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, तो उसके थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है उसकी की, ठीक है। तो सबसे पहला है क्लास लिमिट्स।
रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज इन द क्लास। मान लो अपनी ये है 20 से 30, तो इसकी क्या होगी, क्लास लिमिट क्या है, तो हाईएस्ट कितना है 30 है, लोएस्ट कितना है 20 है, ऐसे ठीक है। इसकी अपर लिमिट 30 हो गई और लोअर लिमिट हो गई इसकी 20। क्लास फ्रीक्वेंसी number of observation within a specific class, example for the interval 20 to 30 the frequency is 8, for 20 to 30 is frequency is 8। ठीक है। क्लास मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जैसे मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 0 से 10 है, तो हायर माइनस लोअर अपॉन 2। ठीक है, सॉरी हायर माइनस नहीं, हायर प्लस लोअर अपॉन 2, हायर प्लस लोअर अपॉन 2। तो जैसे मिड पॉइंट बता दो मुझे आप इनके, इसका मिड पॉइंट कितना हो गया, 10 प्लस 20 और 2 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45, इसका 55। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गए इनके। ठीक है, ये सारे मिड पॉइंट हो गए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लास लिमिट क्या होती है, जो हायर लिमिट होती है वो कौन सी होती है, लोअर लिमिट कौन सी होती है, क्लास फ्रिक्वेंसी क्या होती है, क्लास मिड पॉइंट क्या होता है। और मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में दो प्रकार के मेथड आ जाते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव जो होता है वो होता है कंटिन्यू। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कंटिन्यू कौन सी होती है, ये होती है एक्सक्लूसिव, जैसे 20 से 30 है, 30 से 40 है। लेकिन इंक्लूसिव कौन सी होती है, जो 20 से 29 है, 30 से 39 है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी इंक्लूसिव, ये हो गई एक्सक्लूसिव। तो अपन को जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो होगा एक्सक्लूसिव। अगर अपन को इंक्लूसिव दे रखा है तो उसको अपन एक्सक्लूसिव में बदल लेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे, देखो 20 से 29 है ना ये, और ये 30 से 39 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, 29 प्लस 30 बाई 2 बराबर आ जाएगा 29.5। तो ये लिमिट हो जाएगी 29.5 तक, एक्स से 29.5 से ये हो जाएगी 39.5, मतलब 0.5 घटाते हैं 0.5 जोड़ते हैं, तो इसमें 20 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19.5। तो ये लिमिट होगी 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5। आगे भी चीजें आएंगे, आप समझ जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, पूरा टेबल का एक एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखे हैं अपन 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। इसकी लोअर लिमिट क्या है आप ही बताओ। इसकी लोअर लिमिट होगी 20, इसकी 30, इसकी 40, इसकी 50। इसकी हायर लिमिट, अपर लिमिट 30, 40, 50, 60। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है, ये वहां पर मिलेगी 8, 12, 6, 4 दे रखी है। अपन को चाहिए मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट कितना हो गया दोनों का, 25, 35, 45 और 55। ठीक है, थैंक यू गाइज, बस इसमें इतना ही था। बाकी नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो आ रही है वो कल मैं डालता हूँ, फिर अपने ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मैं पूरा एक रिवीजन के लिए एक वीडियो डाल दूंगा, फिर उसके बाद में आपको कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, थैंक यू गाइज। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हमने जो सीरीज शुरू की थी उसमें हमने कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, तो तीसरा टॉपिक हमारा प्रेजेंटेशन, तो तीसरी मतलब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रेजेंटेशन का, के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं शुरू से। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो पहले क्या पढ़, अब तक क्या पढ़ लिया हमने, शुरुआत में हमने पढ़ा था प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, दो टाइप के डाटा होते हैं। फिर हमने देखा था कि उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने जो भी मेथड पढ़े थे क्लासिफिकेशन के लिए, और लेकिन अब वो चीज़ देख रहे हैं कि इनको प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, अब है, अब प्रेजेंटेशन है। ठीक है, शुरुआत में जो चीज़ें सीखनी है हमको वो है टेबुलेशन ऑफ डाटा। शुरुआत में डेफिनेशन सीखते हैं। ठीक है, बस आप पढ़ते जाइए, लास्ट में आपको समझा दूंगा चीज़ें। ठीक है, डेफिनेशन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स फॉर समराइजिंग डाटा, ये होता है टेबुलेशन। ठीक है, इसके जो टेबल के जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं 7 मेन, जो होते हैं पार्ट 7 मेन पार्ट होते हैं इसके। पहला है टेबल नंबर, दूसरा है टाइटल, तीसरा है कैप्शन, चौथा है स्टब, पांचवा है बॉडी, छठा है फुट नोट, मिड नोट, सातवां है फुट नोट। अब क्या करते हैं इनका, या तो शुरुआत में डेफिनेशन देख लेते हैं कि कौन सा क्या होता है, और मुझे लगता है उससे आपको कम समझ में आएगा। पहले मैं एक टेबल समझा देता हूँ,
उसमें कौन सी चीज़ें क्या क्या है, फिर अपन उनकी डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। ये पूरी टेबल है, ठीक है। तो ये हो गया, शुरुआत में अपन जो टेबल बनाते हैं ना उसमें लिखते हैं अपन टेबल नंबर। ये टेबल नंबर अपन यहाँ भी लिख सकते हैं, टेबल नंबर, ठीक है। अगर शुरुआत में अपन को यहाँ लिखना होता है, अगर लिख यहाँ पे जगह ना हो तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे भी जगह ना हो तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा कहीं भी नहीं लिखना टेबल नंबर, ठीक है। उसके बाद अपन लिखते हैं टाइटल, ठीक है। जैसे ये हो गया क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी, ओके। ये टाइटल। तो कौन कौन सी चीज़ हो गई, टेबल नंबर हो गया, टाइटल हो गया। अब तीसरा है कैप्शन, ठीक है। कैप्शन जो होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कॉलम कौन कौन से हैं, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है। ये वाले जो है ना कॉलम है, ऐसे। तो कॉलम में जो शुरुआत में लिखते हैं ऊपर फर्स्ट कॉलम में, ये होते हैं कैप्शन, जो भी नाम लिखे अपने, रीजन, सेल्स, प्रॉफिट। तो ये हो गए कैप्शन, ठीक है। अब आता है स्टब। ये जो लिखे हैं ना अपने, ये तो हो गए कॉलम में ऐसे, लेकिन हम जब ऐसे लिखते हैं Q1 Q2 Q3 Q4, ये हो गए स्टब। जो रो में लिखते हैं वो स्टब, जो कॉलम में लिखते हैं वो हो गए कैप्शन, ठीक है। तीसरा आता है बॉडी। बॉडी कौन सी है, इसके अलावा जो भी अपन ने इसमें डिटेल्स भर रखी ना, जो भी डिटेल्स, ये पूरी की पूरी, ये पूरी डिटेल्स जो आ गई ये आ गई बॉडी में, ठीक है। बॉडी ऑफ टेबल, ओके। ये बॉडी ऑफ टेबल हो गए, 5 पार्ट हो गए। अब सिक्स जो पार्ट है वो है हेड नोट, ठीक है। हेड नोट, ये जस्ट अपन जो टाइटल के जस्ट नीचे लिख देते हैं हेड नोट को। इसमें अपन ज़्यादातर लिखते हैं फिगर्स आर इन थाउजेंड और डॉलर्स, मतलब जो ऊपर लिख देते हैं ना कि भाई ये 25,000 है, लेकिन ये सब डॉलर्स में है, तो उसको अपन हेड नोट में लिख देते हैं। अब जो लास्ट बचा है वो है फुट नोट। फुट नोट में क्या, जैसे कि ये टेबल कहाँ से ली है, तो इसमें जैसे कोई सोर्स है, या फिर अगर जैसे अपन बुक पढ़ते हैं तो बुक में पहले पीछे कोई टेबल आई है, उसको रेफरेंस करके दे दिया कि भाई वो 2.1 एग्जाम्पल से ली है ये वाली टेबल। तो ऐसे चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब इनकी देखो अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वो चीज़ें आपको डेफिनेशन से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है। शुरुआत में फर्स्ट क्या है, टेबल नंबर। टेबल नंबर मैंने बताया था आपको, टेबल नंबर आप सबसे ऊपर रख सकते हो। उसका मतलब क्या होता है, अब तो आप डेफिनेशन देख लो, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो वीडियो थोड़ा बैक जाके फिर देख लेना। ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द टेबल। और ये किससे रिप्लेस्ड, कहाँ पे हो सकते हैं प्लेस, ये तो सेंटर में हो सकते हैं ऊपर, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में टॉप या बॉटम में हो सकते हैं ना। एक ही जगह होंगे, टॉप या बॉटम में, ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं। इसका जैसे एग्जांपल दे रखा है, टेबल 1 दे रखे है अपन को ना, तो जैसे वो पिछला टेबल जो मैंने आपको बता दिया उससे आप देख सकते हो। टेबल नंबर के बाद आता है टाइटल। टाइटल जैसे डिस्क्राइब द कंटेंट एंड पर्पज ऑफ द टेबल की क्या विशेषता है भाई, शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। मतलब छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और ये नहीं कि अपन छोटे के चक्कर में ऐसी चीजें लिख दे जो समझ में नहीं आ रही, तो एक्सप्लेन भी करना चाहिए भाई किस चीज के लिए है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए टाइटल दे रखा है एनुअल रेवेन्यू ऑफ कंपनीज, ओके। तीसरा है कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉलम में चीज़ें लिखी जाती हैं उन सबको कैप्शन लिखते हैं, ठीक है। कॉलम हेडिंग्स को अपन कैप्शन लिखते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं मंथ, सेल्स, प्रॉफिट, जो अपन ने कॉलम में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टब। स्टब क्या होता है, ये भी आपको मैंने बताया था। जैसे कॉलम में जो अपना कैप्शन होता है उसका विपरीत होता है स्टब। ये होता है रोज में, जैसे ये नॉर्थ साउथ रीजन लिख रखे हैं ना, तो ये हो गए अब उसके स्टब। जैसे ये कैसे बताऊँ मैं, हाँ, नॉर्थ साउथ, ये जो हो गए ना, तो ये हो गए स्टब। अब है बॉडी। बॉडी ऑफ द, ये अपनी क्या है, टेबल, बॉडी ऑफ द टेबल, ओके। ये जो मेन पार्ट होता है ना, जैसे इसमें मेन पार्ट क्या, सेल्स है, प्रॉफिट है, ये वाला मेन पार्ट जो हो गया ना, ये सब बॉडी हो गई उसकी ना। बॉडी मतलब मेन पार्ट, ओके। एग्जाम्पल दे रखा है। हेड नोट क्या होता है, ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एप्लीकेबल टू द एंटायर टेबल, यूजुअली प्लेस्ड बिलो द टाइटल और टेबल नंबर, ओके। एग्जाम्पल आर फिगर्स आर इन थाउजेंड्स, जो उसमें डॉलर में दे रखे थे, समझ गए। और ये फुट नोट जो मैंने आपको बताई थी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन और क्लियरिफाई डाटा इन द टेबल मेंशन्ड बिलो द टेबल बॉडी, ओके। एग्जाम्पल एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह है ना, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया अपना टेबुलेशन, ठीक है। टेबुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब टेबुलेशन ऑफ डाटा हो गया। अब ये तो हो गया कि इसका क्या, कैसे टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ टेबल। अब इसका टेबुलेशन ऑफ डाटा कर लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। टेबुलेशन इज द
सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। ओके, का पर्पज क्या है? ये क्या करता है? सिंप्लीफाइज डाटा प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटीज कंपैरिजन। जैसे अपन को दो चीजों का कंपैरिजन करना है, तो भाई अपन जब टेबल बना के करते हैं ना, तो उससे इजी हो जाती है चीजें और प्रेजेंटेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। ठीक है, अब टेबल्स कितने प्रकार की होती है? टेबल्स होती है टू टाइप्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेबल। ओके, सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। ठीक है, अगर इसमें जैसे अपन ने दे रखा है कि ये क्लास है, क्लास में बच्चे कितने हैं? एक 10th क्लास में बच्चे हैं 50 और 12th क्लास में बच्चे हैं 10। ओके, लेकिन अपन को ऐसे आगे कर दिया कॉम्प्लेक्स, एक और वेरिएबल दे दिया कि 10th क्लास में मेल है इतने और फीमेल है इतने। ठीक है, तो ये हो जाती है कॉम्प्लेक्स। जब ओनली एक ही करेक्टरिस्टिक दे रखी हो तो फिर वो हो जाती है सिंपल टेबल, और अगर एक के अलावा ज्यादा ज्यादा दे रखी हो तो वो हो जाती है कॉम्प्लेक्स टेबल। ओके, नंबर थर्ड है रिव्यू ऑफ ए टेबल। टेबल कैसे होनी चाहिए? ए टेबल शुड क्लियरली स्टेट द टाइटल एंड इंक्लूड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ओके, एसेंशियल फिगर्स लाइक टोटल, परसेंटेज एंड एवरेजेस, प्रोवाइड सोर्स डिटेल इन द फुटनोट। ठीक है, ये तो आपको पढ़ने से चीजें समझ में आ रही है। ठीक, मैंने एग्जांपल ले लिया। सिंपल टेबल कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स टेबल कौन सी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर सिर्फ एक ही राशि दे रखी हो, अगर वन वेरिएबल हो, तो ये तो हो जाएगी सिंपल टेबल। लेकिन अब अगर अपन को टू और मोर दे रखे हैं वेरिएबल्स, तो वो हो जाएगी कॉम्प्लेक्स टेबल। ओके, जैसे आप समझते हो, इसमें दो दे दिए, सेल्स प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट। ओके, इसमें ओनली सेल्स दे रखी, तो ये हो गई अपनी सिंपल। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब चार्टिंग डाटा, टेबुलेशन हो गया, टेबल हो गई। अब आता है चार्ट, चार्टिंग डाटा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चार्टिंग इज द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड अपीलिंग। ओके, इसका बनाने के लिए चार्ट का उपयोग करते हैं अपन। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? जैसे अपन किसी चीज को नॉर्मल अपन ने देख लिया, अगर वही चीज अपन को चार्ट में मिल जाए तो अपन को वो चीज ज्यादा देर तक याद रहेगी ना। तो क्विक अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चार्ट्स का। चार्ट्स कितने प्रकार के हैं? चार्ट्स भाई वैसे तो देखे तो दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक तो है डायग्राम, एक है ग्राफ्स। कितने प्रकार के? डायग्राम्स और ग्राफ्स। लेकिन इसके अंदर भी चीजें आएंगी। डायग्राम्स में आ जाएगा वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। जिसमें थ्री डायमेंशनल में पिक्टोग्राम्स और कार्टोग्राम्स, और टू डायमेंशनल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल और ये बार डायग्राम्स। ठीक है, वन डायमेंशनल। और ग्राफ्स में आ जाते हैं लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स एंड कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो शुरुआत में हम पढ़ते हैं 1D वाले। ठीक है, बार डायग्राम्स। ओके, तो बार डायग्राम्स में जो भी अपने जो भी हैं सारे वो पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स में ये एक बार आपको थोड़ा सा नॉर्मल बता देता हूँ, उसके बाद में एक एक का एग्जाम्पल लेके आपको बता देंगे। थोड़ी क्लास शायद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं एक एक का एग्जाम्पल बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, और आपको वो चीज़ें याद रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद में आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कौन सा है? बार डायग्राम्स होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, एक है सिंपल बार डायग्राम, एक है सब डिवाइडेड, एक है मल्टीपल, एक है परसेंटेज, एक है डेविएशन, एक है ब्रोकन। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है डेविएशन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यूज होती है इसमें। परसेंटेज आपको पता ही है, परसेंटेज कैसे होगा। सिंपल वाला, अब देखो अब शुरू करते हैं पहले से मैं। ठीक है, इनको तो थोड़ा थोड़ा दे रखा है इसमें, तो मैं ढंग से बताता हूँ क्या क्या होता है सिंपल वाला। सिंपल बार डायग्राम, तो वन वेरिएबल एग्जांपल है ना। एग्जांपल क्या है इसका? पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर ईयर्स। ठीक है, जैसे ये हो गई सेविंग, परसेंट, परसेंटेज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, 15% किसकी सेविंग है, 25% में कितने, 45 है, 35% के 25 है, 45% के कितने, 10 है। तो जैसे अपन ने सिंपल बना दिया, बस ये बना दिया सिंपल कि भाई 15% पे 20 है, 25% पे 45 है, 35% पे 25 है, 45% पे 10 है। नॉर्मल मतलब ये लाइन डायग्राम की तरह होते हैं, बस अपन को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए इसको थोड़ा एक बार की तरह बना देते हैं। ठीक है, बाकी इसका है तो लाइन ही है, बस ये लाइन लाइन खड़ी कर दो इसको। ठीक है, इसमें इसकी कोई लेंथ विड्थ नहीं होती, सिर्फ अपन को लेंथ से मतलब होता है इसमें बार डायग्राम में। ठीक है, हिस्टोग्राम आएंगे आगे, जिसमें अपन को लेंथ का भी जरूरत पड़ेगी और विड्थ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उनमें दोनों में डिफरेंस बस यही है। जो ये सिंपल बार डायग्राम से इसमें लाइन टाइप से है, और इसको अच्छा दिखाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, ये वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप से हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में वही बात है कि भाई
इधर जो एक्सेस है वो चेंज कर दी, सेविंग इधर रख दी और एम्प्लॉइज इधर रख दिया। कोई सा भी हो सकता है सिंपल बार डायग्राम में, ठीक है। और ये आप बताओ क्या है ये है हेड नोट, ठीक है, जो अपन ने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 एम्प्लॉइज, ठीक है। अब अगर आता है सिंपल, समझ में आ गया। एक आ गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। इसमें क्या होता है, सो पार्ट्स ऑफ ए टोटल, टोटल का पार्ट्स दिखाते हैं। जैसे अपन को सोप 1 दे रखा है इस कलर से, सोप 2 दे रखा है इस कलर से, सोप 3 दे रखा है इसमें इस कलर से, ठीक है। तो इसमें क्या, सोप 1 कितना हो गया, ये अपन को दे रखा है सोप 1 कितना है 150 है। सोप 2 कितना है, यहाँ से देख लो आप, देखो यहाँ से सोप 1 कितना है अप्रैल में 150 है, सोप 2 कितना है 210 है, सोप 3 कितना है 315 है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक 315 नहीं है, इसका ये वाला है ना, ये 315 है। अगर आप जोड़ोगे 315 210 150 तो ये आ जाएगा 675 ऐसे। मतलब सब डिवाइड करके रख दिया, मतलब मई के सारे लिख दिए, एक अलग कलर से बना दिया। लेकिन इसकी एक खास बात है कि जब ये सोप 1 नीचे आ रहा है तो इसमें भी सोप 1 नीचे आएगा, इसमें भी सोप 1 नीचे आएगा, फिर सोप 2, फिर सोप 3, सोप 2 सोप 3, ठीक है। ये दे रखा है आपको एग्जाम्पल साइड में 250 350 440, ठीक है, 440 350 और 250, ठीक है। सिंपल आ गया समझ में। नॉर्मल खड़ा कर दो, ठीक है, उसमें ऊपर लिख दो 675, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल के लिए। सब डिवाइडेड मतलब इसमें अलग अलग करके लिख दो, ये सोप 3 है, सोप 2 है, सोप 1 है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हो गया सब डिवाइडेड। अगला है मल्टीपल। भाई अपन को अप्रैल में दे रखे 3 सोप, उसमें तो क्या किया अपन ने, ऊपर लिख दिया। अगर अपन को इसी को उसमें बदलना है ना, तो देखो ये इसके ऊपर 210 और लिखेंगे 210, ऐसे नहीं, इसके ऊपर 210 वाला वो बनाएंगे, ठीक है। तो वही बन जाएगा सब डिवाइडेड वाला। लेकिन उसको इसलिए नहीं करते क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा ग्राफ, फिर तीसरे को बहुत ऊपर करेंगे तो फिर वो एक आएगा नहीं, इसलिए, ठीक है। लेकिन जब वैल्यू ज्यादा हो या फिर कंपेयर करना हो अपन को, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल का आप समझ ही गए, मल्टीपल मतलब एक दो या दो से ज्यादा, तो मल्टीपल हो गए, ठीक है। अगला है परसेंटेज। परसेंटेज में कुछ नहीं है भाई, उसकी जगह अपन को परसेंटेज में डाटा लिख दिया, ऊपर परसेंटेज लिख दी, बस ये परसेंटेज हो गया। जैसे अपन को दे रखा है कि भाई न्यूज़पेपर 120 है सेल, फिर 84 है, फिर 90 है, फिर 45 है, 72 है, फिर ये 60 है। ये तो आउट ऑफ 150 है, तो 150 का कितना परसेंट हो जाएगा भाई, 150 का भाग दे दो, फिर 100 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 80%। तो 80% यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज बार डायग्राम, रिप्रेजेंट्स डाटा इन ए परसेंटेज फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है डेविएशन बार्स। डेविएशन बार्स इंपॉर्टेंट क्यों पड़ जाता है, क्योंकि इसमें बाकी सब में डाटा पॉजिटिव में होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव में भी डाटा चले जाते हैं। जैसे 2015 में नेट एक्सपोर्ट था 200, फिर आ गया -120। तो डेविएशन की यही खास बात है कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, ठीक है। ओके, नेगेटिव वैल्यूज, ओके। अगला है ब्रोकन बार्स, ठीक है। ब्रोकन बार्स क्या होते हैं, मान लो अपन को एक दे रखा है 50, तो ये यहाँ पे दे रखा है 20 है ना, और फिर ये दे रखा है 50, ये दे रखा है 100, और एक ही वैल्यू दे दी अपन को 1500। भाई कितना डिफरेंस आ गया। आपने जैसे 10th क्लास में ग्राफ्स बनाएंगे तो भाई आप ये मान सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मान लिया, तो 1500 में कितना दूर जाएगा, ऊपर जाएगा ना बहुत दूर। तो इसमें क्या करते हैं अपन, ये जो ग्राफ होता है ना, इसको यहाँ से तोड़ देते हैं और फिर लिख देते हैं डायरेक्ट थोड़ा सा ऊपर जाके 1500। इसका कहने का मतलब है ये ये जो इसका मतलब होता है ये कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि टूट गया, ये कंटिन्यू है। बस हम समझाने के लिए बोल सकते हैं कि बहुत ऊंची वैल्यू इसमें नहीं आ सकती है, तो ये कंटिन्यू मान लो इसको, और ये 1500 ऐसे लिख दिया, ठीक है। समझ गए ब्रोकन बार्स का मतलब क्या है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में ये खत्म हो चुका है वन वे वाला, और बनाते हैं टू डायमेंशनल का, ठीक है। इसमें दो तीन होते हैं, एक होते हैं रेक्टेंगल, एक होते हैं स्क्वायर, एक होते हैं सर्किल। रेक्टेंगल इसमें कुछ नहीं है, आपको डाटा ऐसे दे के रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, 25 दे रखा है, तो इसको क्या स्क्वायर करके अपन स्क्वायर रूट लेके, तो 3 4 5 ऐसे देखो। अब आपको एग्जांपल से अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या करते हैं, उसमें क्या था, विड्थ नहीं थी, इसमें इसमें विड्थ भी लेते हैं, इसलिए 2 डायमेंशनल हो गए। उसमें सिर्फ एक सर्कल लिया था, बस सीधा ले लिया ऐसे। उसमें जैसे दो, इधर कितना है 2000 वैल्यू है इसकी, वैसे तो यहाँ से देखे 2000 है, लेकिन इसमें ये विड्थ को भी गुणा कर देते हैं, ठीक है। 2000 इंटू 12 तो कितना आ गया 24,000, ठीक है। 25,200 ऐसे आ गया, ठीक है। गुणा कर देते हैं इसमें। रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि साइज दोनों की बराबर नहीं है, ये 2000 है, ये 12 है, ठीक है। रेक्टेंगल इसलिए हो गया। लेकिन जब अपन को डाटा ऐसे दे रखा है 4 है, 9 है, 36 है,
64 है, तो इसको अपन रेक्टेंगल बजाने के बजाय अपन इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 की विड्थ ले ली, 2 का वो ले लिया लेंथ, ऐसे 3 की विड्थ, 3 का लेंथ, 6 की लेंथ, 6 का विड्थ, ऐसे, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। अब सर्किल है, सर्किल में भी यही करते हैं, जैसे अपन को 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं अपन आर ले लेते हैं, कितनी, 2 3 4। आप बोलोगे यार पाई आर स्क्वायर होता है, पाई क्यों नहीं लिया, तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंट करना है अपन को, तो उसको प्रोपोर्शनल करके आर स्क्वायर कर देते हैं, पाई तो कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, जैसे इसका कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ऐसे बस दिखाने पर इसका कम यूज करते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़े बन जाते हैं, ठीक है, बस इससे अपन ये कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये इसमें ज्यादा हुआ है, इसमें कम हुआ है, बस ये है, बाकी इसका कम यूज करते हैं, ठीक है। बाकी मेन जो होते हैं रेक्टेंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, और तो ये सर्किल वाला कम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बन जाता है और इतना यूजफुल भी नहीं होता, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, वेयर टोटल एंड पार्ट्स आर सोन टुगेदर, एग्जाम्पल फैमिली बजट डिस्ट्रीब्यूशन फूड रेंट सेविंग्स, ओके। अब आ जाता है पाई डायग्राम्स, ठीक है, पाई डायग्राम्स जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट ले लेता है, आप थोड़ी देर में समझ जाओगे होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन, ए सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ ए होल। मान लो भाई ये है पाई, ये है आपके पिज्जा की स्लाइस, ये आपने आपके भाई को दे दी, ये बहन को दे दी, या आपकी मम्मी को दे दी, ठीक है, तो ये पार्ट कर दिए ना, तो ये तो हो गई पूरी पाई टाइप के ना, और जो पार्ट्स कर दिए वो एक पाई का एक पार्ट हो गया, ठीक है, तो इसको डिवाइड करती है, ऐसे ही मिलेगा मतलब आपको पिज्जा के टाइप से, ठीक है, पाई बोलते हैं उसको, ठीक है। अपन कंस्ट्रक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सबसे पहले जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है उनको परसेंटेज में क्लिक वो करते हैं, उसके बाद में उनको डिग्री में बदलते हैं, और उसके बाद में उसको प्रोटेक्टर से बना लेते हैं, ठीक है। अरेंज सेक्टर्स क्लॉकवाइज स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट, ओके। जैसे ये दे रखा, अपन क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 के बच्चे हैं क्लास में, सर्वे का अपन को दे रखा है कि भाई 16% ये है, 30% ये है, 10% ये है, ये है, ये है। अपन को पूछ रहा है कि द सिंस द पाई चार्ट इज प्रोवाइडेड एंड टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज गिवन है, ओके, वी कैन इजीली टेक इट ओरिजिनल डाटा आउट ऑफ इट। अपन से पूछ रहा है कितने कितने, ठीक है, सिंगिंग के कितने बच्चे हैं, तो 16% है, तो 200 का 16% कितना हो गया, 200 का 16%, ठीक है, 200 का 16% अपन निकाल सकते हैं, कितना हो गया, कुल दोनों 32, ओके, ऐसे निकाल सकते हैं। तो चीजें ऐसे होगी, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये एग्जांपल किसी और का ले लिया शायद मैंने, लेकिन हाँ जैसे ऐसे निकालते हैं, जैसे सिंगिंग का ले लेते हैं, 16 × 200 / 100 कितना, 32 बच्चे आ गए, ठीक है, तो ऐसे। तो ये चीजें तो आपको आती है भाई, अपन ने प्री भी निकाला, ये तो आती होगी चीजें, तो बस ये है कि हाँ पाई चार्ट ये होता है। लिमिटेशन देख लो भाई, क्या है इसकी लिमिटेशन, ये लेस एक्यूरेट होता है, अगर इसमें 6-7 से ज्यादा भर दे तो इंसानी हिल जाएगा कि भाई क्या क्या निकालना है क्या क्या नहीं, ठीक है, डिफिकल्ट टू कंपेयर होता है इसमें, और नॉट सुटेबल फॉर आल डाटा एनालिसिस, बस ये है, इसका कुछ नहीं है। अब आगे भाई अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ्स पे, जो जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स और ऑगाइव्स जो बोलते हैं इसको। शुरुआत करते हैं हिस्टोग्राम से। तो भाई हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, देखो अपन ने में क्या किया था, बार डायग्राम्स ही होते हैं, ये होते बार डायग्राम्स है, लेकिन बार डायग्राम्स में हमने क्या किया था, सिर्फ लाइन ले ली थी, ठीक है, विड्थ नहीं ली थी। इसमें क्या विड्थ भी ले लेते हैं और वो भी ले लेते हैं हाइट भी, जैसे विड्थ ले ली 10, हाइट ले ली 4, तो ये हो गया अपना 40, ठीक है। ऐसे विड्थ ले ली कितनी 20, और हाइट ले ली 8, 8 8 दूनी 16, ऐसे इसमें विड्थ भी ले लेते हैं और हाइट भी ले लेते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम्स। भाई हिस्टोग्राम्स का यूज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है, क्या यूज होता है। क्वेश्चन दे रखा है अपन को, 300 से 400 तक 14 लैंप है, 400 से 500 तक 56 लैंप है, 500 600 तक 60 लैंप है, तो लिख दिया, ग्राफ बना दिया। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियोन लैंप्स, ड्रॉ द हिस्टोग्राम। कैसे बनाते हैं भाई, 100 ये हो गया, 300 400 बिट दे रखी है, और ये कितना है 20 है, कितना है 14 है ना, 14 14 लिख दिया। तो ऐसे हिस्टोग्राम्स डायग्राम्स बना देते हैं। ये तो आप समझ रहे होंगे, ग्राफ्स बनाए होंगे आपने, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स पे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होते हैं, ये कुछ नहीं होते, सबसे पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना होता है, उसका जो मिडिल पॉइंट होता है ना, मिडिल पॉइंट, उन पे पॉइंट लगा दो, फिर उनको मिला दो, फिर उनको मिला दो, ये मिला दिया, तो ये हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये क्यों यूज आते हैं, इसमें जो सबसे ऊपर वाला मान होता है ना, ये वाला मान,
और ये जो एक्स पे काटते हैं ये वाला मान, ये होता है इसकी मीडियन। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए इसका यूज होता है। और हिस्टोग्राम का यूज क्यों होता है? क्योंकि ये इसका यूज होता है मोड निकालने के लिए। जो अब तक की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोड निकालने के लिए किसका यूज होता है? हिस्टोग्राम का। और मीडियन निकालने के लिए किसका होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। ये जो इसका डॉट 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 करके यहाँ पे जो आएगा ना मार्क्स का, ये इसका मीडियन होगा। और जो इसका हाईएस्ट होगा ना भाई, ये इसका मोड होगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई? स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व, और ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर यही अपन ने जो बिल्कुल सीधा मिला दिया, ये वाला सीधा मिलाया है, अगर इसी को अपन एक फ्री हैंड से ऐसे ऐसे मिला दें, फ्री हैंड से, तो वो हो जाएगा स्मूथ। मतलब ये नहीं कि सीधी लाइन खींच दी ऐसे, जैसे जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा अपना स्मूथ। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। अब है ओगाइव्स। ये क्या होता है? आपको अगर एग्जाम में यहाँ मिल जाए CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसका आंसर ये मान लेना 99% ओगाइव्स ही है। 100% ही ओगाइव है ना। इसमें दो मेथड होते हैं, लेस देन और मोर देन। ठीक है, दोनों समझते हैं कैसे। ठीक है, अपन को डाटा दे रखा है 0 से 20 10 है, 20 से 40 20 है, 40 से 60 40 है, 60 से 80 20 है, 80 से 100 10 है। ठीक है, तो लेस देन 20 कितने हो गए? लेस देन 20 हो गए भाई साहब 10। और लेस देन 40, तो इसमें 20 प्लस 10 तो कितने हो गए? 30। लेस देन 60 कितने हो गए? 40 प्लस 20 प्लस 10, मतलब जोड़ देते हैं 70 70 हो गए। फिर इसमें 20 जोड़ देंगे, फिर इसमें 100। ठीक है, लेकिन अब जब अपन मोर देन मेथड देखते हैं, उसमें क्या है? मोर देन 100, मोर देन 0 कितने? तो मोर देन 0 कितने हो गए? ये पूरे हो गए। तो कितने हो गए मोर देन 0? मोर देन 0 हो गए 100। ठीक है, और मोर देन 20, मोर देन 20 कितने हो गए? 90 माइनस, मतलब 100 माइनस 10 10 हो गए। ठीक है, समझ रहे हो आप कैसे? तो ये मोर देन का हो गया इधर वाला, और वो CF उसका हो गया। ठीक है, लेस देन का इधर वाला, इधर वाला लेस देन का है, और वो मोर देन का है। ठीक है, मोर देन कितने हो गए? 100 हो गए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जैसे ग्राफ बनाया देखो, ये जैसे लेस देन का जो हमेशा निकलता है ना, वो ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखता है, और मोर देन का नीचे आता हुआ दिखता है। ठीक है, तो 0 पे कितना मोर देन कितने? 100 है, फिर 90 है, फिर 70 है, फिर ऐसे। ठीक है, और ऐसे इसको मिला देंगे। ठीक है, इसमें जो ओगाइव जहां पे काटता है ना, ओगाइव जहां पे कट करता है, ये निकालते हैं मीडियन के लिए। इससे निकलता है मीडियन। ठीक है, इससे निकलता है मीडियन, ओगाइव से मीडियन, और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से मोड निकल जाता है। ठीक है, ओगाइव से मीडियन निकल जाता है। ठीक है, अब दो और रह गए बस, कार्टोग्राम। ये अपन को कार्टोग्राम और पिक्टोग्राम आपसे नॉर्मल पूछ सकते हैं। कार्टो मतलब, कार्टो क्या होता है? ये जो मैप वगैरह की बात होती है ना, तो इसमें कार्टो होता है जिसमें अपन एरिया का बात कर लेते हैं कि असम, ये अपना जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसी बातें कर लेते हैं ना, तो वो हो जाता है अपना कार्टोग्राम। जो पिक्टोग्राम है कि भाई अपन को सीधा पिक्चर पिक्चर दे दी, जैसे यहाँ पे अगर कार होती तो कार की फोटो बना देते तो पिक्टोग्राम हो जाता। जैसे इधर बच्चे की फोटो बना रखी लड़के की, तो ये 5,000 दे रखा है, एक लड़का 5,000, तो ये कितने हो जाएंगे? 500 के 20,000 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे पिक्टोग्राम। तो बस यही है इसमें, और खत्म हो चुका है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए। इसमें जो चीजें याद रखने लायक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम, और ये जो है अपना पॉलीगन। ठीक है, तो ये देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, अपन को देते हैं अपन को मोड। ठीक है, और जो ओगाइव होते हैं ना, ओगाइव जो इनका जो मिडिल पॉइंट होता है ना, वो देता है अपन को मीडियन। ओके, वो देता है अपन को मीडियन। ओके, तो बस यही चीज़ है इसमें याद रखने की। और बाकी आपको टेबुलेशन बता दिया मैंने, कौन सा किस चीज़ के यूज आता है, बार डायग्राम वगैरह आपको सब एक बार फिर से आप क्लास देख सकते हो। कुछ डाउट हो तो कमेंट लिख देना। ठीक है, अगर मुझसे जैसे कि पढ़ाते वक्त कुछ गलती से निकल गया वो चीज़ें, तो आप मुझे करेक्ट कर देना, मुझे बता देना। ठीक है।